हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, M1 R5 की प्लेलिस्ट को अब हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। चैप्टर 2 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ओ लेवल के एग्जाम में, वो है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स आपको ये बताना है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। ना हमने सबसे पहले तो हेडिंग दे दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, ना अब हमने लिखा है सम पॉपुलर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। कुछ डेस्कटॉप और लैपटॉप पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार है, यानी ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि जितने हम यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ उतने ही है, कई सारे हैं, लेकिन पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सो पहला आता है आपका MS-DOS, दूसरा आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज OS, तीसरा आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT, देन लिनक्स एंड यूनिक्स। ओके, सो ये आपके कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए इनके बारे में जानते हैं और थ्योरी में पढ़ते हैं। परीक्षा में अधिकतर यही ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे होता है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल मतलब हो सकता है वो पूछे कि MS-DOS के बारे में बताओ सिर्फ और सिर्फ, तब सिर्फ आपको MS-DOS ही बताना है ना। हो सकता है पूछे सिर्फ और सिर्फ लिनक्स बताओ, आपको लिनक्स बताना है। ठीक है, सो इंडिविजुअली वो अलग अलग से भी इनके बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले MS-DOS के बारे में कि MS-DOS क्या होता है। तो DOS और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो MS-DOS, ये जो आपको पूरा नाम दिख रहा है ना, इसमें MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, देखिए MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में इसमें क्या लगा MS। ठीक है, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। फिर DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग एंड S फॉर सिस्टम। फाइन, okay, so our DOS or disk operating system is an operating system that runs from a disk drive. ठीक है, तो ये जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिस्क ड्राइव के थ्रू चलता था। डिस्क ड्राइव के थ्रू कैसे? जैसे कि आजकल तो आप देखते हैं अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही आप मोस्टली पाते होंगे कि उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन एक टाइम था जब MS-DOS का टाइम था, तब क्या होता था, हम इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर पाते थे कंप्यूटर के अंदर। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बहुत ही लाइट वेटेड होता था और ये आसानी से किसी ड्राइव में, कोई डिस्क ड्राइव जैसे होती है ना, जैसे आजकल CD वगैरह चलती है, ऐसे ही पहले फ्लॉपी डिस्क भी चला करती थी। तो इस तरीके से किसी भी डिस्क ड्राइव में हम इसमें MS-DOS के ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते थे। फिर जब भी हमें कंप्यूटर पे काम करना हो, तब हम इस ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते थे और अपना काम कर लेते थे। यानी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि डिस्क ड्राइव पर चलता था। फाइन, ये सिस्टम पे इस तरीके से इंस्टॉल नहीं होता था जैसे आजकल सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको सीधे मिल जाते हैं। पहले आपको जो डिस्क है उसको कंप्यूटर पे लगाना पड़ता था, तब जाके आपका MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता था। आई होप आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका MS-DOS है, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिस्क ड्राइव पर वर्क करता था ना। MS-DOS एंड एक्रोनिम फॉर माइक्रोसॉफ्ट DOS। ठीक है, जो बात अभी मैंने बताई वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि MS-DOS जो है वो किसका एक्रोनिम है, यानी किसका संक्षिप्त नाम है। तो ये संक्षिप्त नाम है माइक्रोसॉफ्ट DOS, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक संक्षिप्त यानी छोटा नाम है MS-DOS ना। DOS was the standard operating system for IBM compatible personal computers developed by Microsoft company। ये जो DOS है ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जो कि IBM compatible पर्सनल कंप्यूटर, यानी ये इस तरीके, यानी ये ऐसे कंप्यूटरों पे चलता था जो कि IBM कंपेटिबल होते थे। IBM कंपेटिबल यानी जो IBM कंपनी अपने कंप्यूटर्स बनाती थी या IBM कंपनी कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स बनाती थी, उनके ऊपर MS-DOS अच्छे से वर्क किया करते थे। तो यानी जो MS-DOS है इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन था वो कौन से कंप्यूटर पे था, वो IBM वाले कंप्यूटर था, यानी ऐसे कंप्यूटर पे था जो कि IBM ने डेवलप किए हैं। सो IBM का द्वारा निर्मित कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए DOS जो है वो एक मानक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे।
डॉस इज अ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका डॉस है ये कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड है। कमांड यूजर इंटरफेस यानी देखिए आप जब सिस्टम पे काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट आइकन्स मिलते हैं। जैसे कि देखिए आपको डेट देखना है तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में डेट दिख रही है, ठीक है। आपको सपोज तारीख देखनी है, आपको सपोज टाइम देखना है तो आपको यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है, ठीक है। आपको किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आप जस्ट उस पर क्लिक कर दो और ये फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। तो हालांकि ये जो ओपन है वो कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। लेकिन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इंटरफेस यानी मध्यस्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कमांड बेस्ड और एक होता है ग्राफिकल यूजर बेस्ड, ठीक है। सो कमांड बेस्ड वो होता है जिसमें हम हर काम कमांड के द्वारा करते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल वो होता है जिसमें हमारे पास सीधे सीधे आइकन होते हैं और उस पर हम डबल क्लिक करके अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, या सीधे सीधे हमारे पास आइकन होते हैं जिनके द्वारा हम हर चीज को जान लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये जो आज के टाइम का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है कि भाई आपके सामने आइकन है, इसको जस्ट आप क्लिक कर दो और अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लो, है ना। यहाँ पे सीधे सीधे आइकन दिख रहा है आपको डेट एंड टाइम का। यदि आपको शट डाउन करना है तो यहाँ विंडोज पे क्लिक करो, सीधा सीधा शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, शट डाउन हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे आपको बता देती हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको सीधे सीधे आइकन दिख रहे हैं, सीधे सीधे हर प्रकार का सिंबल दिख रहा है, आपका काम सरल हो रहा है, सीधे माउस से क्लिक करो फोल्डर ओपन हो गया। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आज के टाइम में चलता है। लेकिन एक टाइम था तब चलता था आपका कमांड यूजर इंटरफेस। उस समय क्या होता था, आपको हर काम कमांड के रूप में करना होता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सीधे सीधे फोल्डर का ऑप्शन दिख गया, आपने डबल क्लिक करा और आपको फोल्डर ओपन हो गया। उस समय आपको हर काम कमांड के रूप में करना होता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, देखिए ये आप अपने सिस्टम पे सर्च में जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कीजिएगा CMD। तो जब आप CMD टाइप करते हैं तो इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन होती है, ठीक है। तो एक टाइम था उसमें इस तरीके की विंडो होती थी और आपको हर चीज कमांड के रूप में लिखकर और फिर आपको तो हर चीज आपको कमांड के रूप में लिखनी पड़ती थी कंप्यूटर में। कोई भी काम करना है कमांड के रूप में करना होता था। जैसे सपोज आपको टाइम देखना है तो टाइम के लिए इस तरीके से आप टाइम लिखेंगे तो आपके सामने टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपको डेट देखनी है, यदि आपको डेट देखनी है तो आप यहाँ पे डेट लिखिए, इस तरीके से आपके सामने डेट आ जाएगी, राइट। तो हर काम किसमें हो रहा है, कमांड के रूप में। अब बहुत ज्यादा मैं आपको कमांड्स यहाँ पे नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक टाइम था जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कमांड बेस्ड हुआ करता था, उसमें हर काम आपको कमांड के ऊपर करना था, ठीक है। तो जब कमांड बेस्ड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कौन से थे मोस्टली यूज होने वाले, वो थे आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैसा था, आपका कमांड बेस्ड था, राइट। तो हम इसको बोलते हैं कमांड, सॉरी कमांड नहीं, कैरेक्टर, शायद मैं पहले भी कमांड बोल गई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ओके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के हैं। जो पहले के थे वो टोटली आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते थे और जो नए टाइम के हैं वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब ऐसा नहीं कि जब ग्राफिकल आ गए तो कैरेक्टर का काम खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। कैरेक्टर टाइप यदि आप चाहो तो कमांड के थ्रू भी अपने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या देता है फैसिलिटी, ग्राफिकल, यानी आप डायरेक्ट क्लिक करो, यानी आप जस्ट अपने आइकन्स पे क्लिक करो और अपने फाइल फोल्डर्स को ओपन कर लो, या कोई भी वर्क करना है तो जस्ट उसके आइकन से उनको आप डायरेक्ट देख लो और समझ लो और जान लो, ठीक है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ पे ग्राफिकल एंड यूजर इंटरफेस समझ में आया होगा। ठीक है। सो जो आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कैसे थे, CUI मीन्स ये थे आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी ये कमांड बेस्ड हुआ करते थे, कैरेक्टर बेस्ड हुआ करते थे। डॉस इज ए सिंगल यूजर, ठीक है। अब जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था ये सिंगल यूजर था, यानी ऐसा नहीं था आज के टाइम जैसा कि मल्टी यूजर हो, यानी कई सारे यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ एक ही समय में यूज कर लें, ठीक है।
आज के समय में तो एक साथ कई सारे यूजर्स भी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम था तब एक ही यूजर यानी सिंगल यूजर उस एट ए टाइम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाता था। सिंगल टास्किंग, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है, आप कंप्यूटर पे गाने भी चला लेते हो, साथ में आप कोई वीडियो भी चला लेते हो, साथ में आप प्रिंट भी निकलवा लेते, प्रिंट चाहते हो तो प्रिंट भी निकलवा लेते हो, है ना, यानी प्रिंट के कमांड देते हो तो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होने लगते हैं। आप चाहो तो साथ में कुछ टाइप करना है, कुछ नोट्स बनाना था, वो भी कर सकते हो, यानी कई सारे काम कर सकते हो ना आजकल। लेकिन उस टाइम जब डॉस का टाइम होता था तब सिंगल टास्क, यानी एक समय में एक ही काम हो सकता था। यानी आप गाने सुन रहे हो तो सिर्फ आप गाने ही सुन सकते हो, उसके साथ आप कुछ और काम नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट ही तैयार करोगे, उसके साथ साथ आप चाहो कि भैया हम प्रिंट भी दे रहे हैं तो नहीं, पहले डॉक्यूमेंट तैयार करो फिर प्रिंट दो, यानी सिंगल टास्किंग, सिंगल प्रोसेसिंग। आजकल क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का टाइम है ना, मल्टीपल प्रोसेसिंग चलती है, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोसेस चलती थी, यानी सीपीयू जो चिप है उसके अंदर सिंगल एक ही प्रोसेस चलती थी। ऐसा नहीं होता था कि आप एक साथ ढेरों प्रोसेस उसमें दे दो, एक सिंगल टाइम पे सिंगल प्रोसेस। सिंगल प्रोग्रामिंग, ठीक है। आज के टाइम में आप मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी आज के टाइम में आप मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपने कंप्यूटर्स पे, लेकिन एक टाइम था जब डॉस था तब सिंगल प्रोग्रामिंग होती थी, यानी एक ही प्रोग्राम एक समय पे वर्क करता था। सिंगल थ्रेडिंग, सिंगल थ्रेडिंग भी उस समय होता था। थ्रेडिंग यहाँ पर क्या होता है, तो थ्रेडिंग का यहाँ पे कंसेप्ट जान लीजिए। थ्रेडिंग का अर्थ होता है प्रोसेस होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हो एफबी सर्वर की, है ना, यानी आप सपोज एफबी चालू करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, तो आप क्या करते हो, एफबी सर्वर से कनेक्ट होते हो पहले, फिर वहां पे लॉगिन आईडी और जो भी आपका आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है एंटर करते हो, लॉगिन करते हो अपने सिस्टम पर एफबी को, ये करते हो ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि केवल आप ही हो उस समय पे जो एफबी चला रहे हो। जिस समय आप एफबी चला रहे हो, एफबी चलाने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस समय आप जैसे जाने कितने दुनिया भर में सैकड़ों लोग होंगे जो उस समय एफबी को चलाने की रिक्वेस्ट करेंगे, यानी वो एफबी को चलाना चाहेंगे अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो अब यदि सैकड़ों कंप्यूटर एक साथ इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भैया तुम हमारे कंप्यूटर पे भी चालू करो एफबी, हमारे पे भी करो, हमारे पे भी करो, तो ऐसे में जो सर्वर है उसकी तो हालत काफी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो इतने सारे सैकड़ों कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर ये क्या करेगा, सैकड़ों जितने भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सबको ही रिस्पॉन्स देगा ना, जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सब पे लॉगिन चालू करवाएगा, तो सर्वर का काम तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा ना। आपका तो सिर्फ केवल एक ही कंप्यूटर है, लेकिन सर्वर का काम तो कितना बढ़ गया है, क्योंकि जाने कितने लाखों करोड़ों ने एक साथ एफबी चालू करने की रिक्वेस्ट कर दी, और सर्वर जो है वो एफबी क्या कर रहा है, सब पे चालू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपने रिक्वेस्ट की, फिर रिक्वेस्ट यहाँ से रिस्पॉन्स के रूप में कन्वर्ट होके आपके पास आ गई, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सर्वर के पास ढेर सारी रिक्वेस्ट आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में सर्वर प्रॉपर तरीके से काम करवाए मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे सर्वर क्या करता है, जो भी ये पूरा काम कर रहा है ना, एक पूरे लिंक में काम कर रहा है, यानी यूजर ने रिक्वेस्ट करी फिर ये रिस्पॉन्स दे रहा है, इस पूरे काम को ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है। सपोज उसने डिवाइड कर दिया 2 भागों में, उसने एक प्रोसेस तो बना दी कि भैया एक प्रोसेस ऐसी रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और जो एफबी है ये सपोज दूसरी लाइन से आपको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से जो एक पूरी प्रोसेस थी उसको 2 भागों में बांट दिया ना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका प्रोसेस चल रही थी, जो एक वो पूरी प्रोसेस थी, जब आपने रिक्वेस्ट की यहाँ से रिस्पॉन्स आया, तो ये एक थ्रेड थी, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। और जब टेक्निक आगे बढ़ी तो हमने क्या कर दिया, प्रोसेस को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हुआ, सर्वर के ऊपर लोड कम हो गया, है ना। जैसे कि इस ए कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो इसने ए ने रिक्वेस्ट की, ऐसे बी ने रिक्वेस्ट की, सी ने रिक्वेस्ट की, चौथे ने रिक्वेस्ट की, कई सारे कंप्यूटर रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब उसी लिंक को पकड़ के एफबी क्या करेगा, सबको रिस्पॉन्स देने लगा, तो इसका काम तो बहुत बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, ऑन द स्पॉट जैसे जैसे कंप्यूटर पे जैसे जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आती जाएगी ना लॉगिन की, वैसे वैसे ये नई प्रोसेस यानी न्यू थ्रेड जनरेट करके सबको रिस्पॉन्स देता चला जाएगा,
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना इसको हम थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, यानी जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं ये कई सारे थ्रेड में काम करते हैं अलग अलग, है ना। जैसे उसके पास लाखों में रिक्वेस्ट आई ना, तो लाखों के लिए उसने अलग अलग थ्रेड जनरेट कर दिया, सबको क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, तो इसका काम अच्छे से हो गया सर्वर का, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है इसको हम थ्रेडिंग कहते हैं, और आज के टाइम में मल्टी प्रोसेस चलती है, तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक टाइम था तब मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो पाती थी, मल्टी प्रोसेस नहीं हो पाती थी, तो उस समय सिंगल थ्रेडिंग का ही कंसेप्ट चलता था डॉस में। आगे बढ़ते हैं तो आप देख लेते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन 1985, ठीक है। देखिए जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसी कारण आप कहीं भी चले जाइए अधिकतर जगह आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिल जाएगा। हो सकता है किसी के पास 7 हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, मीन 7 वर्जन हो सकता है किसी के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का 10 वर्जन हो, बट अधिकतर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर फ्रेंडली का अर्थ ये होता है कि यूजर के कार्य को सरल तरीके से पूरा करते हैं, ठीक है। और यूजर या ये कह लीजिए कि यूजर काफी सरल तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेता है, इस कारण हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। सो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, साथ ही साथ में काफी पॉपुलर है, यानी मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी तो सब दूर यूज होते हैं अधिकतर, है ना। और किसने डेवलप किया था इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये डेवलप हुई थी ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। सो इसके पहले जो आपका डॉस था ना ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, फिर इसके बाद जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। विंडोज वाज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली, ठीक है। देखिए जब विंडोज मार्केट में नया नया आया था इनिशियली, तब तो ये कैसा था, सिंगल यूजर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर को सपोर्ट करता था, एक ही यूजर का कार्य कर पाता था। बट जैसे टाइम आगे बढ़ा तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसका नाम था विंडोज 98। इट वॉज टर्न्ड एज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स विंडोज जो पहले स्टार्टिंग में आई थी वो कैसी थी, सिंगल यूजर, लेकिन जैसे विंडोज 98 का वर्जन आया उसके बाद से जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो मल्टी यूजर हो गए, यानी कई सारे यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग हो गए। जैसे आप आज के समय में देखते हो ना कि आप गाना भी चला दो, साथ में प्रिंट भी दे दो, साथ में डॉक्यूमेंट भी टाइप कर दो, किसी से चैटिंग भी साथ में कर लो, कितने सारे काम एक साथ कर लेते हो ना, तो ये चीज क्या है, मल्टीटास्किंग। तो ये चीज आई है विंडोज 98 के बाद से ना। अब वर्जन्स देख लेते हैं विंडोज के। तो विंडोज के देखिए ढेरों वर्जन्स है, बट हमने यहाँ पे कुछ ही वर्जन्स लिखे हैं, जैसे विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 10 एक्सेट्रा। फीचर्स देख लेते हैं विंडोज के। तो विंडोज के जो फीचर्स है वो क्या है, स्टार्ट बटन, माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, टास्क बार, रन कमांड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टार्ट बटन। तो देखिए विंडोज में आपको स्टार्ट बटन मिलता है बड़ी आसानी से, शट डाउन करने का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। आपको माय कंप्यूटर मिलता है, यदि आप यहाँ पे 10 के वर्जन में आते हैं तो माय कंप्यूटर की जगह यहाँ पे दिस पीसी यूज हो जाता है, दिस पीसी लिखा हुआ आता है। लेकिन यदि आप 10 के बैक में जाते हैं, मीन्स आप विंडोज 7 में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे माय कंप्यूटर मिलेगा दिस पीसी के बदले, ठीक है। फिर डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए आपको ये डेस्कटॉप मिलता है, ये मेरा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे मैं काम करती हूँ, तो ये यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप मिलता है। इसी तरीके से माय डॉक्यूमेंट्स मिलता है, यहाँ पे चले जाओ तो देखो डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, ठीक है। जो 10 का वर्जन है उसमें डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसके पहले के जो वर्जन है जैसे 7 विंडोज 7 की आप बात करें तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स माय डॉक्यूमेंट्स के नाम से होगा, ठीक है। नाउ टास्क बार मिलता है, ये देखिए नीचे आपको इस तरीके से ट्रे दिख रही है, ट्रे क्या है, आपकी टास्क बार है। रन कमांड मिलती है। रन कमांड क्या होती है, आप अपने कीबोर्ड के द्वारा विंडो की और आर को प्रेस करो तो इस तरीके की कमांड ओपन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रन कमांड, ठीक है। यहाँ रन कमांड में क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका शॉर्ट नेम लिखो और उससे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे मुझे एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है
जिसके सहायता से हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, कई सारे नंबर्स पे वर्क करते हैं, है ना, टेबल्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से रन कमांड ओपन की, मैंने एक्सेल लिखा, ओके किया, तो देखिए जो एक्सेल का टूल है वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से रन कमांड्स भी होती हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, वो है आपका विंडोज एनटी। एनटी से यहाँ पे मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, यानी एक विंडोज एनटी आया जिसने क्या किया, नई नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, यानी न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज को लेके विंडोज एनटी का जन्म हुआ था। ना हमने लिखा रिलीज्ड इन 1993 बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब ये जो एनटी है इसको भी किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, सो बेसिकली विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया है, उसके कई सारे वर्जन हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं विंडोज एनटी। ठीक है, मीन्स विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। सो ये विंडोज एनटी है, ये तो ये भी किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज एनटी है ये आपका 32 यानी 32 बिट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिजाइन फॉर अ पावरफुल सिस्टम वर्क स्टेशन, ये जो विंडोज एनटी है ना, ये बनाया गया था कि पावरफुल कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जो काफी पावरफुल हो, यानी जिनमें मेमोरी अत्यधिक हो, जिनकी रैम की कैपेसिटी अच्छी हो, जिनके प्रोसेसर बहुत अच्छे हो, इस तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए विंडोज एनटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, सो डिजाइन फॉर ए पावरफुल सिस्टम, यानी जो पावरफुल सिस्टम्स होते हैं उस तरीके के सिस्टम के लिए विंडोज एनटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात हो जान लीजिए, जो आपके पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम वर्क स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं या जो भी ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, जैसे कई सारे, जैसे हम उनको क्या करते हैं ऑफिस में यदि हमें कोई सर्वर बनाना हो, ठीक है, एक तो देखिए बड़े बड़े सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, जीमेल का सर्वर है। कई बार क्या होता है, हमारा जो ऑफिस होता है उसमें भी क्या होता है, जैसे सपोज 10 कंप्यूटर है, अब हम चाहते हैं 10 के 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाए और एक मेन कंप्यूटर बन जाए। उस जो मेन कंप्यूटर बन जाए वो कौन सा हो जाएगा, सर्वर कंप्यूटर हो जाएगा। अब जो सर्वर कंप्यूटर, तो सीधी सी बात है ये पूरे 9 कंप्यूटर उन सबको क्या करेगा, हैंडल करेगा, उनका डाटा अपने पास रखेगा। इतने सारे 9 कंप्यूटर हैं, वो उस कंप्यूटर को एक्सेस करने की क्षमता, सारे कंप्यूटर उसको एक्सेस भी करना चाहेंगे। तो जो सर्वर कंप्यूटर वो कैसा होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ऐसे हम जो सर्वर कंप्यूटर बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि वर्क स्टेशन के रूप में हमारे सामने होते हैं, उनमें विंडोज एनटी यूज होता था। ठीक है, वेरी स्टेबल, ये जो विंडोज एनटी थे ये बहुत स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना। अब ये जो विंडोज एनटी सिस्टम थे ये 2 प्रकार के होते थे, विंडोज एनटी वर्क स्टेशन एंड विंडोज एनटी सर्वर, यानी 2 प्रकार के विंडोज एनटी सिस्टम्स होते थे। एक तो होते थे एनटी वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मैंने आपको बता दिया, वर्क स्टेशन यानी होता है आपका कोई पावरफुल मेन कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा विंडोज एनटी सर्वर, यदि आपको सर्वर बनाना है तो सर्वर के लिए भी यूज कर लो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ऑफिस था, ऑफिस में 9 कंप्यूटर जोड़ने हैं तो आप एक मेन सर्वर कंप्यूटर बना दो और उससे क्या कर दो, उसको कनेक्ट कर दो। और भी जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं वो भी विंडोज एनटी का यूज करते थे। ठीक है, सर्वर के अलावा यदि आपके पास नॉर्मल पीसी है और वो बहुत पावरफुल है तो उसमें भी यूज हो जाता था विंडोज एनटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्वर के लिए यूज होगा, यदि आप कोई अच्छा पावरफुल कंप्यूटर ले आए जिसमें मेमोरी अच्छी है, जिसकी रैम अच्छी है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो इस तरीके के पावरफुल नॉर्मल कंप्यूटर में, तो इस तरीके के पावरफुल कंप्यूटर में भी एंटी वर्क स्टेशन एंड इस तरीके से पावरफुल कंप्यूटर में भी विंडोज एनटी यूज होता था। ठीक है, अब जो वर्क स्टेशन है इसको आप चाहो तो ऐसे सर्वर यूज कर लो, चाहो तो पर्सनल पीसी भी यूज कर लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब हमने बताया यहाँ पे विंडोज एनटी वर्क स्टेशन। सो विंडोज एनटी वर्क स्टेशन की क्या खासियत थी, ये था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो वर्क स्टेशन, यदि हमारे पास कोई वर्क स्टेशन है और उसमें एंटी वर्क स्टेशन वर्क कर रहा है तो ये कैसा था, सिंगल यूजर, यानी एक यूजर ही एक समय पे काम कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या था, ये मल्टीटास्किंग था। ठीक है, इसके पहले आपने डॉस देखा था वो सिंगल यूजर था लेकिन सिंगल टास्किंग भी था, लेकिन विंडोज एनटी सिंगल यूजर तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में ढेरों काम करने की क्षमता रखता है।
और जो एंटी सर्वर है, तो सर्वर से आप समझ जाइए कि कोई भी सर्वर कंप्यूटर होता है उसको कई सारे यूजर यूज करते हैं। जैसे एफवी सर्वर का एग्जांपल ले लो, तो एफवी जो सर्वर है वो एक ही समय में जाने कितने सारे ढेरों रिक्वेस्ट उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम हमारे कंप्यूटर में एफवी को चला दो। एक ही समय में ढेरों रिक्वेस्ट, ढेरों यूजर्स क्या करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखते हैं, लॉगिन करते हैं। और जो आपका एफवी सर्वर है वो एक ही समय में जाने कितने ढेरों कंप्यूटरों के ऊपर उनकी अपनी निजी निजी एफवी आईडी को ओपन करा देता है, उनकी सारी पोस्ट दिखा देता है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एफवी सर्वर पे जब ढेरों यूजर ने एक साथ रिक्वेस्ट करी, यानी एफवी ने क्या किया, इन सारे यूजर्स को अपने से कनेक्ट ही तो किया है। ठीक है, तो एक तरीके से जो एफवी सर्वर है वो क्या हो गया, मल्टी यूजर हो गया। ठीक है, तो जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, ताकि कई सारे यूजर उनको एक समय में एक साथ एक्सेस कर सकें। सो जो सर्वर के लिए यूज होता था विंडोज NT, वो कैसा था, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग भी था। मल्टी यूजर के साथ साथ ये क्या था, मल्टीटास्किंग भी था, यानी एक समय में ढेरों काम करने की क्षमता इसके पास थी, इसके पास होती है। एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जहां आप, ठीक है, यहाँ पे आप नेटवर्क चलाते हो अपने सिस्टम्स पे, तो नेटवर्क के लिए भी विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था ना। अब आ जाते हैं हम यूनिक्स पर। यहाँ पे हमने लिखा है यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची एट AT&T बेल लैबोरेटरी। जो यूनिक्स है ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कई सारे यूजर इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ जाइए, मल्टी यूजर है तो बेसिकली कहाँ यूज हो करेंगे हम इसको अधिकतर यूज करेंगे सर्वर कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कैसा ये मल्टी यूजर, यानी कई सारे यूजर इसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी यूजर। तो यूनिक्स जो है वो क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग में तो केन थॉमसन ने डेवलप किया था, लेकिन बाद में जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया, उसके बाद में डेनिस रिची ने कहा कि हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो डेनिस रिची चाहते थे कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केन थॉमसन ने बनाया है इसको हम पोर्टेबल बना दें। पोर्टेबल का मतलब होता है इजीली कैरी, यानी एक सिस्टम से, एक जगह से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम आसानी से इसको ले जा सकें। ठीक है, ले जा सकें, या हम सभी तरीके के जो कंप्यूटर सिस्टम पे उन पे हम यूनिक्स का वर्क कर सकें, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए जो कि हर प्रकार की कंप्यूटर पे सपोर्ट कर जाए। ठीक है, सो डेनिस रिची चाहते थे कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केन थॉमसन ने बनाई ये क्या हो जाए, पोर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो बाद में पहले तो सिर्फ केन थॉमसन ने और यूनिक्स बनाया था, बाद में इन दोनों ने मिलकर यूनिक्स को एक नया रूप दे दिया और यूनिक्स को और भी बेहतर बना दिया। और ये कहाँ बना था, तो AT&T बेल लैबोरेटरी में बना था। अब हमने लिखा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मींस नॉट फ्री टू यूज एंड इज नॉट ओपन सोर्स एंड आल्सो लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, ओपन सोर्स के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, तो प्लीज चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इनके ऊपर समझाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी इस सिस्टम, यानी ये वाला सिस्टम किसी ना किसी पर्टिकुलर कंपनी का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कंपनी का होता है। अब जब आपको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो उस कंपनी को पैसे देके आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री नहीं होता, ना ही ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का सीधा सा मतलब है आपने भाई कोई सॉफ्टवेयर ले लिया और लेने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए अपने मन से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये ओपन सोर्स नहीं है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, यानी आप उसको ले लो, लेने के बाद आप अपने हिसाब से चेंजेस कर दो, वो कौन से होते हैं हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है वो क्या है, नॉट ओपन सोर्स, यानी ओपन सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर को ले ले फिर अपने हिसाब से चेंज कर दे। ठीक है,
ओके, सो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, यानी किसी ना किसी कंपनी का ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है या किसी ना किसी का इसके ऊपर मालिकाना हक होता है। ठीक है, यदि कोई भी यूजर इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहता है तो उसे उस कंपनी की परमिशन लेनी होती है या उसको पैसे देने होते हैं और वो फिर उसको सॉफ्टवेयर बेचता है। और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर कैसा होता है, लाइसेंस वाला होता है। लाइसेंस से क्या मतलब होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने के लिए जरूरी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। यूनिक्स इज नॉन पोर्टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखना रह गया, वो था आपका इनिशियली। इनिशियली ये आई है ना, INITIALLY। ठीक है, स्पेलिंग मैंने बोल के बता दी। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था केन थॉम्सन ने जब बनाया था यूनिक्स तो वो नॉन पोर्टेबल था, लेकिन डेनिस रिची ने कहा चलिए हम अपने कि चलो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बनाया इसको अब हम पोर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेनिस रिची ने एक नई लैंग्वेज का उस समय निर्माण किया था जिसका नाम था सी लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी, अदरवाइज हम टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, डेनिस रिची ने उस समय एक सी लैंग्वेज का निर्माण किया था। सी लैंग्वेज का यूज करके इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से तैयार किया, और जब इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन डेनिस रिची के साथ साथ किसने हेल्प की थी फिर यूनिक्स को पोर्टेबल बनाने में? केन थॉम्सन ने हेल्प की थी। ठीक है, सो एक तरीके से कहते हैं कि जो केन थॉम्सन है ये तो डेवलपर माने जाते हैं यूनिक्स से, और डेनिस रिची को हम को डेवलपर यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्टार्टिंग में तो कैसा था, नॉन पोर्टेबल था, लेकिन आगे चल के बाद में ये पोर्टेबल बन गया था। और ये भी जान लीजिए कि स्टार्टिंग में जब ये नॉन पोर्टेबल था तब ये भी किस तरीके का था, तब ये भी था आपका CUI, यानी ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कमांड के ऊपर आधारित था, लेकिन आगे चल के बाद में फिर ये कैसा हो गया था, GUI के रूप में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है यूनिक्स इज रिजिड फिट विथ हार्डवेयर एंड मेनली यूज्ड फॉर सर्वर वर्क। ये सर्वर है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख गया होगा, ये भी इरेज कर देती हूँ। यूनिक्स इज रिजिड विथ हार्डवेयर, यानी जो यूनिक्स है ये पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ ही चलता है, यानी ऐसे हार्डवेयर ना जो कि काफी पावरफुल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि काफी पावरफुल कंप्यूटरों के साथ चलता है, तो काफी पावरफुल कंप्यूटर का ये मतलब हुआ कि जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर कैसे पावरफुल है। ठीक है, तो जो अच्छे हार्डवेयर होते हैं, पावरफुल हार्डवेयर होते हैं, उन्हीं के साथ आपका यूनिक्स काम करता है। ठीक है, एंड मेनली यूज्ड फॉर सर्वर वर्क स्टेशन और पीसीस। ठीक है, सो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेनली क्या है, सर्वर के लिए काम करता है, या कोई वर्क स्टेशन कंप्यूटर उनके लिए काम करता है, या फिर अगर आप कोई अच्छा कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर है आपके पास, यानी आपके पास कोई ऐसा पीसी है जो कि काफी पावरफुल है, तो उसके साथ आपका फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। यूनिक्स हैज हाई कॉस्ट, जो यूनिक्स है इसकी कीमत ज्यादा होती है, एंड कैपेसिटी विद लिमिटेड वर्जन, लेकिन ये जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड वर्जन्स की, यानी कुछ ही संस्करणों की इसकी सीमा है, कुछ ही संस्करण में काम करता है। अब जो वर्जन्स देख लेते हैं हम यूनिक्स के, तो यूनिक्स के जो कुछ वर्जन्स है वो क्या है, BSD, एक का नाम है इरिस, HPUX एंड AIS। ठीक है, ये कुछ उसके यूनिक्स के वर्जन्स हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स के रूप में। लिनक्स, लिनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो आपका लिनक्स है क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि किसने डेवलप किया था, डेवलप बाय बेनेडिक्ट टोरवल्ड्स। ठीक है, जो आपका लिनक्स है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो हमने यूनिक्स पढ़ा था ये भी कैसा था, मल्टी यूजर ही था। ठीक है, सो ये भी क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये भी हमारे सर्वर कंप्यूटरों पे काम करता है, लेकिन सर्वर के साथ साथ यदि नॉर्मल पीसी पे आप इसको काम करवाओगे तो वहां भी कर जाएगा। ठीक है, सो जो लिनक्स है वो कैसा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था बेनेडिक्ट टोरवल्ड्स ने। कहाँ पे डेवलप किया था, तो एक्टिव लिनक्स कम्युनिटी, एक लिनक्स की खुद की अपनी कम्युनिटी है, वहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था।
अब लिनक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी लिनक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये आसानी से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप वहां से लिनक्स का सॉफ्टवेयर ले लो। अब यदि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कोडिंग की यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आप इसको अपने हिसाब से बना लो, अपने हिसाब से इसके कोड को चेंज कर दो और खुद का एक नया सिस्टम और खुद का ही एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर दो। ठीक है, आप इसमें यानी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनेट से लेके उसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हो। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आप चेंज नहीं करोगे, आप फ्री में इंटरनेट से ले लो, चेंज कर दो, उसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है चेंजेस कर दो और खुद के नाम पे उस सॉफ्टवेयर को तैयार कर दो। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप इंटरनेट से ले सकते हो, जिनमें आप एडिटिंग कर सकते हो, जिनको आप खुद के नाम के ऊपर खुद के लिए तैयार कर सकते हो, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो लिनक्स क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स इज पोर्टेबल। लिनक्स स्टार्टिंग से ही पोर्टेबल है। ठीक है, यानी इजी टू कैरी, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे, यानी ये सभी प्रकार के कंप्यूटरों में सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, और ये जो लिनक्स है शुरुआत से ही पोर्टेबल है। साथ ही साथ में जो आपका लिनक्स है ये शुरुआत से ही GUI बेस्ड आया है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर आया है। और GUI क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि GUI क्या होता है, CUI क्या होता है। फाइन। नाउ लिनक्स इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी इंस्टॉल्ड इन होम बेस्ड पीसीज। लिनक्स जो है काफी फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप इसको इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर में और इसमें जो भी आप चाहो वो चेंजेस कर दो, तो आप खुद ही चेंजेस करते हो। यानी ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, काफी लचीला है। ठीक है, कठोर नहीं है ये। ठीक है, सो लिनक्स क्या है, फ्लेक्सिबल है और कैन बी इंस्टॉल्ड इन होम बेस्ड पीसी, और ये आसानी से आपके घर के कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो जाता है। लिनक्स इज लो कॉस्ट। लिनक्स कैसा होता है, कम कीमत का होता है। एंड कैपेसिटी विथ मैनी वर्जन्स, और इसकी जो कैपेसिटी वो कई वर्जन के साथ की होती है। ठीक है, सो जो यूनिक्स था उसका बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट हो गया। यूनिक्स कॉस्ट भी ज्यादा थी, लिनक्स की कॉस्ट कम है, और जो यूनिक्स है उसकी कैपेसिटी कुछ ही वर्जन तक सीमित थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो कई वर्जन तक आती है। वर्जन देख लेते हैं लिनक्स के, तो एक आता है उबंटू, एक आता है रेड हैट, एक है सोलारिस, लिनक्स और मिंट। ठीक है, अब ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिक्स एंड लिनक्स में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है अभी यूनिक्स के बारे में, लिनक्स के बारे में, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूनिक्स और लिनक्स के बारे में लिखकर आ सकते हैं एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।